नमस्कार। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश गजब है और यहाँ की राजनीति वाकई में गजब है। इतना ही नहीं, यही राजनीति और गजब उस वक्त हो जाती है जब अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव होना हो। ऐसे में राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और बात जब जातिगत वोटर्स को साधने की हो तो दोनों अहम दल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे से पीछे नहीं हैं। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के फैसले के बाद से ही दोनों ही पार्टियों का फोकस खास तौर से ओबीसी मतदाता पर है। लिहाजा कांग्रेस ने जहां एक तरफ ऐलान किया है कि वो चुनाव में ओबीसी को 27% के आधार पर ही टिकट देगी, तो बीजेपी भी अब ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण के साथ कई और वादे कर रही है। तो वहीं देश में वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कांग्रेस भी सुप्रीम फैसले के बाद से काफी आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी को घेरने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं खुद को मजबूत करने का भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे पॉलिटिक्स पारा हाई में। ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वर्ग को अपना बताने के लिए नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान कर दिया कि भले ही कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी हो, लेकिन कांग्रेस राज्य की 27% सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को ही उतारेगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी को देने का वादा कर दिया है। तो वहीं दोनों दल फिलहाल चुनाव जीतने और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। ये आंदोलन, ये हल्ला बोल, ये आखिरी तक लड़ाई लड़ने का संकल्प है और आज तो एक शुरुआत है। जो कांग्रेस ये बीजेपी गुंगे बेरा निकम्मे सरकार पे उखाड़ के फेंक, ये कांग्रेस के युवाओं का सरकार को घेरने का मास्टर प्लान। ये दृश्य है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां इन दिनों सियासत का पॉलिटिकल पारा पूरे तरीके से हाई है। हाई होना जरूरी कुछ इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में एक नहीं बल्कि 3 चुनाव दहलीज पर जो आ ठहरे हैं और इसी सियासी उछापछप को पेट्रोल छिड़कने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी को लेकर सुप्रीम फैसले ने। इस फैसले के बाद से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक रूप में आमने सामने है। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस धरने और प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर जनता के बीच पहुंचना चाहती है। साल 2023 विधानसभा चुनाव का समर अभी दूर है। ठीक उससे पहले ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। वर्तमान में ओबीसी मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ओबीसी मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा ने 27% आरक्षण का गेम प्लान किया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर प्रतिबंध लगाते हुए बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरक्षण पर प्रतिबंध लगाते ही कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भुनाने की कवायद को शुरू कर दिया है। देखिए, जो बुलडोजर सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर बुलडोजर कब चलाएगा? जो वेपन स्कैम हो रहे, बार पेपर लीक हो रहे, उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं। बहुत सारे विषयों पर हम लोग बात करें। हर वर्ग के खिलाफ जो कुशासन और चलाने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में दोनों ही दल ओबीसी प्रत्याशियों को ज्यादा मैदान में उतारकर 2023 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 54% मतदाता ओबीसी वर्ग से ही आता है और ये वर्ग जिसकी तरफ झुक जाता है सरकार उसकी ही बनती है। दूसरा फैक्टर, प्रदेश में आदिवासी फैक्टर भी 2023 में काम करेगा। भाजपा ने भी आदिवासियों को लुभाने के लिए
कई बड़े आयोजन किए हैं, क्योंकि 2018 में बीजेपी का सत्ता का खेल बिगाड़ने में आदिवासी वोट बैंक का बड़ा हाथ था। कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करे युवक कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। बहरहाल दोनों ही दलों ने पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय और आम चुनावों को लेकर अपना सियासी खेल शुरू कर दिया है। इस खेल के शुरू होते ही प्रदेश में पॉलिटिकल पारा भी हाई होता जा रहा है, जहां भाजपा संगठन में एक के बाद एक कई बैठकें और नई रणनीति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में लगातार हाशिए पर जा रही कांग्रेस कभी पीके के फॉर्मूले पर तो कभी उदयपुर में शिविर के जरिए मंथन में महाअमृत निकालने की कोशिश में जुट रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले चुनाव में दोनों ही दलों के द्वारा चली आ रही नूरा कुश्ती में आखिर कौन पहले बाजी मारता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। और इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते। प्रवक्ता सिद्धार्थ रजावत जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता अमित चिमनानी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो इफ और बट बिना कुछ किए मैं आपका ही रजावत जी रुख करना चाहूंगी। आप उदयपुर में चिंतन शिविर कर रहे हैं और इससे सागर में आखिर जिस गागर के तहत मंथन किया जाएगा, वाकई में कुछ मंथन होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा है कि 8 साल में 4 मंथन शिविर हो चुके हैं लेकिन निकला कुछ नहीं। देखिए, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और हमारी जो विचारधारा थी उसमें बीच बीच में कुछ ब्रेक होते चले गए और हम उस विचारधारा से कहीं कहीं बीच बीच में अलहदे होते चले गए। जो हमारी विचारधारा थी, एक नई विचारधारा की तरफ चलने लगे थे कुछ लोग। अब जो चिंतन हुआ है, चिंतन में जो सारा चिंतन शिविर जो होने जा रहा है, उससे पूर्व जो CWC की जो मीटिंग हुई है उसमें एक बात सब एकजुट होकर उन्होंने ये बोला है कि हमको आज के समय के हिसाब से राजनीति करनी पड़ेगी। जो आज समय में जो जनता चाह रही है, हमको जनता की जो मांग है, जनता के हिसाब से उनकी जो जो चीजें, उनकी जो नस है, जनता जो मांग कर रही है, हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और यही हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी का भी यही सुझाव है, प्रियंका जी का भी, और हमारे जो वरिष्ठ जितने CWC के सदस्य हैं सबों ने मिलकर एकजुट होकर, और अभी 13, 14, 15 में वो जो चिंतन हो रहा है उसका पूरा मंथन होकर आपको ठीक है 16 तारीख को मिल जाएगा। 3 दिवसीय यह चिंतन शिविर है, यहाँ पे चिंतन शिविर किया जाएगा। खास तौर से उदयपुर ही क्यों चुना गया इस चिंतन शिविर के लिए? इसके साथ ही स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आप लोगों की? क्योंकि मैंने सवाल पहले भी किया है कि 4 मंथन आप लोगों के हो चुके हैं, चिंतन शिविर हो चुका है, लेकिन मंथन कुछ नहीं निकला। इस बार कुछ निकलेगा? देखिए, अवश्य निकलेगा। जब घर परिवार के लोग बैठते हैं तो आवश्यक आपने देखा है कि हर जगह पे सबके विचार अलग-अलग होते हैं, तो उसमें ये होता है सामंजस्य बैठाला जाता है। जो हमारी हाई कमान है उसमें बैठ के सबकी बातें सुनेंगे, जितने भी हमारे CWC के मेंबर्स हैं और जो आमंत्रित उसमें सदस्य हैं, पूरे हिंदुस्तान से वो लोग आ रहे हैं और करीब 200-250 आमंत्रित सदस्य भी हैं उसमें। तो सबको हर प्रदेश के हिसाब से सुना जाएगा। जितने प्रदेश है सब जगह पे अलग, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाएं हैं, अलग वेशभूषा है, तो उनके हिसाब से उनके वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जनता क्या चाह रही है। और हम वहाँ पे उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज भी जो हमारा AICC हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो अब क्या है, स्टेट वाइज पूरा का पूरा है ना एक डाटा बना के उसके हिसाब से हम लोग आगे चल के भविष्य में कार्य करेंगे। ठीक है, 3 दिवसीय आपका चिंतन शिविर है जो 16 मई को यहाँ पे खत्म होगा। अमित जी, बीजेपी भी अपना संयुक्त सम्मेलन जयपुर से ही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी उदयपुर से चिंतन शिविर की, तो बीजेपी ने भी मौका झटकते हुए जयपुर को चुन लिया। क्योंकि जयपुर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं वहां पे भी नूरा कुश्ती चल रही है। मौजूदा सरकार के कुछ मंत्रियों में, कुछ दिग्गजों में सब कुछ ठीक नहीं है,
तो समय भी वही चुना, आप लोग इसकी शुरुआत 19 मई से करने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म होगा, वहां पे आप लोगों का संयुक्त सम्मेलन शुरू होगा, फिर आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये एक सतत प्रक्रिया है और लगातार समीक्षा भी होती है, बैठक भी होती है, चिंतन शिविर भी होते हैं, वर्कशॉप भी होती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है कि 3-4 साल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग बैठ जाते हैं मीटिंग करने के लिए, और वो भी एक औपचारिकता होती है। वहाँ चुनाव भी ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरने वाला कोई नहीं होता, एक ही परिवार को उनको मार्गदर्शन मिलता है, एक ही परिवार का अनुसरण करना है। इवन राज्यों की सरकारें भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ही चला रहे हैं। तो चिंतन मनन दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि लोकतंत्र कहाँ दिखता है। वहां पर हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को बोलने का अवसर मिलेगा, हर नेता अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता है, सुझाव लिए जाते हैं, उन पे अमल होता है, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का दिल जीत रही है। लास्ट इलेक्शन के अगर नतीजे देखें तो उस इलेक्शन को देखते हुए, उन नतीजों को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में आपका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है, और बीजेपी की अगर स्थिति हम राजस्थान में देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, और उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की देखें तो 2018 में भी मध्य प्रदेश में मैंडेट नहीं मिला था। वोट शेयर, आपका वोट शेयर परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन मैंडेट आपको नहीं मिला था। वो तो बीच में जी तोड़ जो भी किया गया है, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, वो अलग है। लेकिन इस बार कितनी चुनौती देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में बाद में उपचुनाव हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते और मैंडेट मिला, उसी से सरकार चल रही है। राजस्थान में हम अगर विपक्ष के तौर पर ना बोलें और सचिन पायलट की ही बात को सुन लें तो सचिन पायलट ने कहा है मुख्यमंत्री बदल दीजिए, नहीं तो सरकार आपकी नहीं आने वाली है। वो तो खुद कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, वहां हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि उनमें कितनी फूट है। वही हाल छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर 2.5 साल का जो मामला है 3.5 साल बाद भी सुलझा नहीं है, और यहाँ के जो घोषणा पत्र बनाने वाले मंत्री हैं टीएस सीधे, वो कहते हैं कि आप जो घोषणाएं किए थे उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ऐसी तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति है कांग्रेसियों की। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजस्थान और खासतौर से छत्तीसगढ़ में, चेहरा कौन होगा? किस चेहरे पे वोट जो इलेक्शन मोड में जाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा? क्या चेहरा रमन सिंह ही होंगे, जिस तरह से आपका राष्ट्रीय नेतृत्व कह चुका है, और आपकी जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, वो भी कह चुकी हैं, और राजस्थान में क्या चेहरा राजे ही होंगी या बदला जाएगा? क्योंकि इनको लास्ट इलेक्शन में इनको सिरे से नकार दिया था जनता ने। वैसे ये चीजें शीर्ष नेतृत्व तय करता है और घोषणा भी वही करते हैं, लेकिन अमूमन भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही एक बड़ा चेहरा होते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी चल रही है और राज्य भी विकास कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला और प्रभावी चेहरा माननीय प्रधानमंत्री जी है। राम अवतार जी, आपका रुख कर रही हूँ। आप जाहिर बात है, आप समझ ही रहे होंगे कि लब्बो लो आप क्या है, सीधा जवाब कोई नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह से 2023 की तैयारी की जा रही है उसके ठीक बाद 2024 भी आन खड़ा हुआ है। क्या लगता है कितनी तैयारी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की दिख रही है? छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों मजबूत स्थिति में है। यहाँ सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होता है, बाकी अन्य पार्टियां जो है वो वोट काटू की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधारा से वो स्रोत प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर पहले कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस के गढ़ धीरे धीरे कांग्रेस के आपसी सिर फुटव्वल और गलत नीतियों के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ और भाजपा ने अपना पैर जमा लिया है। परंतु पिछले विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, या अपन पिछले 3 चुनाव के 1 दशक चुनाव की समीक्षा करेंगे तो ये पा सकते हैं कि भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, अपनी स्थिति मजबूत की है, मगर कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं रही है। कांग्रेस इन 15 सालों में लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी अपना वोट शेयर, अपना आधार मजबूत रखी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नेता बहुत है कांग्रेस के,
अलग अलग वर्ग में कांग्रेस की पकड़ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की पकड़ है। और भूपेश सरकार आने के बाद और भूपेश के नेतृत्व में चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद एक उनका जो व्यक्तित्व है वो तेजी से उभर कर आया है। एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में, एक किसान नेता के रूप में और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, एक जुझारू नेता के रूप में उनकी एक छवि प्रदेश में बनी है। अब इसका मुकाबला आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को करना है। तो भाजपा किस तरह से इसका मुकाबला करती है, क्या रणनीति बनाती है। अभी तक की जो भाजपा की भूमिका थी वो कोई मजबूत विपक्ष की नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष, मुद्दा विहीन विपक्ष की है। अब चुनाव करीब है तो भाजपा के नेताओं को, ज्यादातर नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीतियां काम करेंगी, उनके चेहरे काम करेंगे, तभी हमारी वैतरणी पार लग सकती है। पहला ये बात। दूसरे तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी तो पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, पार्टी के नेताओं के साथ सक्रिय नहीं हो पाए हैं और उनका ऐसा तवज्जो मिल नहीं पाया है। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो एक गहरी खाई है, उसके कारण यहाँ पर भाजपा को समस्या है, भाजपा को लड़ने में तकलीफ हो रही है, भाजपा ठीक से खड़ा नहीं हो पाई है। तो अब ये जो समय बचे हैं उस समय के लिए उनको आत्ममंथन करना होगा। आत्ममंथन करके, क्योंकि भारत में सबसे मजबूत पार्टी, सबसे हर तरीके से भाजपा आज तेजी से उभर रहा है, फिर छत्तीसगढ़ में कमजोर क्यों है, ये समीक्षा अलग अलग तरीके से भाजपा कर भी रही है। भाजपा के केंद्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे कर रहे हैं, इस समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी रणनीतियां बन रही है कि किस तरह से जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, खोई हुई सीट है और एक खाई लंबी है, उसको कैसे पाटा जा सकता है। एक उनके इंतजार है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कोई बड़ी गलती करें तो उसके आधार पर एक तैयार आंदोलन तैयार करके फिर से अपनी पृष्ठभूमि तैयार की जाए, मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता जो घर में हैं उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है, वो हिंदुत्व का मुद्दा इस समय भाजपा से कांग्रेस ने छीन लिया है और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस खुद आगे चल रही है और जवाब देने की स्थिति में भाजपा है। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं। जी राम अवतार जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस बहुत इंटेलिजेंट है, उसको ये पता है कि किन मुद्दों को भुनाया जा सकता है और किन मुद्दों के जरिए ही एक बार फिर से सत्ता को वापस लिया जा सकता है। सॉफ्ट हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की जो छवि बीजेपी की थी, उसको किस तरह से मौजूदा सरकार ने भुनाने में वो कामयाब रही और पूरा का पूरा वोट बैंक अपने फेवर में कर लिया, इसकी बानगी हम देख रहे हैं कि चाहे गाहे बगाहे ही सही, दबी जबान से ही सही, भाजपा वाले भी मुख्यमंत्री की तारीफ करने से गुरेज नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हमने देखा है कि इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी दबी जबान में बिना नाम लिए उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, नेताओं को जनता की भावनाओं के अनुरूप चलना होगा कि किस तरह जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है। उस दिशा में अगर राजनीति होती है, उस दिशा में अगर फैसले होते हैं, तो वो नेता भी सफल होता है, वो पार्टी भी सफल होती है और जनता भी खुश रहती है। चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है जो जनता की भावनाओं को समझते हैं, उस अनुसार नेतागिरी कर रहे हैं। ठीक वही स्टाइल भूपेश बघेल भी राज्य में अपनाए हुए हैं कि जनता, ज्यादातर छत्तीसगढ़ की जनता किसान है, गांव में रहती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में चलती है। जो ऐसे मुद्दे जो जनता चाहती है, जो जनता ने अभी तक भाजपा सरकार में 15 साल में ना हुआ हो, उन मुद्दों को उठाया जाए। चाहे वो छत्तीसगढ़ियावाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, चाहे धान समर्थन मूल्य में खरीदने का मामला हो, चाहे वनवासी क्षेत्रों के किसान आदिवासी हैं तो सही मूल्य दिया जाए। तो वो फैसला लेने में
कोताही नहीं कर रहे हैं। मैं संक्षेप में जानना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जो इमेज है वो मिस्टर क्लीन की रही है, फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जनता ने 2018 में उन पे भरोसा नहीं जताया? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल रहना, वो भी छोटे राज्य में रहना, रमन सिंह जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। रमन सिंह का चेहरा सौम्य, सरल और एक अच्छे नेता के रूप में है, क्योंकि एक पूरा मंत्रिमंडल पे था। अकेले रमन के चेहरे के अलावा रमन के चेहरे के कामकाज, प्रशासनिक आतंकवाद जो माना जाता था, प्रशासनिक लापरवाहियां ज्यादा चल रही थी, और नीति और नियत की जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की पूरी सरकार, कोई भी सरकार अगर 15 साल रहे तो स्वाभाविक रूप में उस सरकार के खिलाफ आक्रोश और नाराजगियां रहती है। उसी आक्रोश और नाराजगी का बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस बड़ी अपनी उपलब्धियों में के कारण जीती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और भाजपा की नाकामियों को उभारने की सफल तरीके से कोशिश की, मगर उन नाकामियां क्या क्या थी? रमन सरकार के समय उनके मंत्रियों के प्रति नाराजगी, विधायकों की नाराजगी, और भाजपा के कार्यकर्ता खुद खुश नहीं थे। तो पूरा जिसका खामियाजा 2018 में वाकई में भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, वाकई तरीके की नाराजगी के चलते ही रमन सरकार की विदाई हुई है। भूपेंद्र जी, आपका रुख करिए। जिस तरह से 2023 की तैयारी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि आप भी एंट्री कर रही है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में तो पुरजोर तरीके से उसने तैयारी कर ली है। 2023-2024 इसके पहले हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव है, ये चुनाव होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से सुप्रीम फैसला आया है, इसका कितना इफेक्ट हमें इन चुनावों में देखने को मिलेगा और विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस तैयारी कर रही है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिन उपलब्धियों को लगातार बीजेपी बता रही है मध्य प्रदेश की, क्या वाकई में उन उपलब्धियों के ही आधार पर यहाँ पे एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी? देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके प्रति तो सरकार बड़ी संवेदनशील होगी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो। कि रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और वो लीगल रूप से अपने अटॉर्नी जनरल जो भी उनके विधि सलाहकार होंगे, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग की राजनीति है। भारत में 52% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे वो बौद्ध समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो सकते हैं। तो ये तो एक राजनीति का बहुत ही बड़ा पैनाकरण है। लेकिन इन चुनाव से आगे की फिजा बनती है, क्योंकि नगरीय चुनाव से नेता बनते हैं, वो आगे जाके विधानमंडल और विधानसभा में जाते हैं। लेकिन सत्ता का भी एक बहुत ही प्रभाव पड़ता है। भाजपा जो है एक संगठनात्मक पार्टी है और उनके 24 घंटे रूटीन के उनके कार्यकर्ताओं को काम मिलता है, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, ये वो सही बोला। जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना चिंतन किया है और उन्होंने काफी कुछ बदलाव भी लाए हैं, लेकिन अभी बहुत बदलाव की आवश्यकता है कांग्रेस को। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार कार्य नहीं मिलते। निश्चित है, राजनीति में व्यक्ति से ही व्यक्ति जुड़ता है और व्यक्तिवाद तो बढ़ता है, लेकिन व्यक्तिवाद इतना हावी हो जाता है कि सत्ता बिल्कुल संकीर्ण हाथों में हो जाती है। इसका प्रभाव जो हम कांग्रेस में देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भूपेश बघेल ये बखूबी समझ गए हो कि अगर बीजेपी से जीतना है और उसके समकक्ष चलना है या उसको हराना है, तो बीजेपी को बीजेपी की ही रणनीति से हराया जा सकता है, इसलिए वो सारे के सारे मुद्दे कैप्चर कर लिए? नहीं, वो देखिए, वो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है। वो छत्तीसगढ़ एक देखिए वनवासी बेल्ट का है, और वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियल और जो वहाँ के खनिज के जो विकास हुए हैं, या वहाँ के दूसरे बंगाली आंध्रा के लोग या दूसरे राज्यों से लोग आए, मूलतः वहाँ वनवासी क्षेत्र है। वहाँ मुस्लिम की आबादी निश्चित रूप से कम है, लेकिन जो उनका जो अल्पसंख्यक का कार्ड है कांग्रेस का, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में बिल्कुल अल्पसंख्यक दिग्विजय सिंह हो, चाहे उनके और भी कोई नेता हो, चाहे अरुण जी हो, चाहे कोई भी कमलनाथ जी हो, निश्चित रूप से प्रखर रूप से उनका बचाव करते हैं। तो ये तो उनका एक राजनीति का बहुत पार्ट है, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट निश्चित रूप से एक थोक के भाव जाता है। और हाँ, इन लगभग जब देश की आजादी के बाद जो राजनीति है वो इसी। दूसरी बात, अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे की बात करते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए तो करो या मरो का मुद्दा है। वो तो उसके बिना जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो वो आधार है, सिंबल है। तो क्या भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में इलेक्शन के वक्त भोजशाला का मुद्दा उठेगा?
अरे बहुत साल तो देखिए एक लीगल उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। देखिए राम का मुद्दा सॉल्व हो गया है तो अब निश्चित रूप से दूसरे कई मुद्दे आएंगे, क्योंकि हिंदुत्व को जीवित रखना भी आवश्यक है उनके लिए, एक राजनीति के लिए। तो अभी जैसे संविधान में तो कहा गया था कि ये निश्चित रूप से राम जन्मभूमि की कंट्रोवर्सी उसके बाद नहीं आएंगे, लेकिन लीगल रूप से पिटीशन को फाइल करके इनको विवादस्त बनाया जाएगा और ये राजनीति से प्रेरित रहेगा। शायद इसका क्योंकि 2023 और 24 की जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो 24 की तैयारी करते हुए आपने भी जिक्र किया है कि अयोध्या वाला जो मैटर है वो तमाम चीजें हो चुकी हैं, तो इसी वजह से ज्ञान वापी को। देखिए 23 का तो मुद्दा देखिए 23 दिसंबर तक वो राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इलेक्शन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही। इसलिए उससे पहले ज्ञान वापी आ गया। ज्ञान वापी का तो इशू आएगी, चल ही रहा है। वो तो अभी 10 तारीख के हियरिंग थी, तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट हियरिंग आएगी, तो उसमें तो वो तो नेक्स्ट स्टेप बाय। लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जीता है, वो लाइन ऑफ ऑर्डर और हिंदुत्व के कारण ही जीता है, क्योंकि वो जो वहाँ के जो योगी जी जो चेहरा थे वो इसी चेहरा थे। ठीक है रजावत जी, ये पार्टी की मुख्य आपकी जो लाइन और लेंथ है जिसका जिक्र यहाँ पे भूपेंद्र जी ने भी किया और उसके राम अवतार जी ने भी किया है, वो लाइन और लेंथ हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आखिर क्या हो जाता है कांग्रेस पार्टी को? इतनी गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है कि जिसका खामियाजा हमने देखा है कि 2020 में किस तरह से सत्ता का परिवर्तन हो गया। आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2019 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उसी वक्त से ही 2023 और 24 के मोड में आ गई थी कि नहीं अब तो हमें तैयारी करना है। आपने अब शुरू की, बीजेपी की तो 19 से ही शुरू हो गई थी 24 की तैयारी। आप लोग कहाँ पीछे, इतने पीछे क्यों चल रहे हैं? देखिए रस्त जी, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि कांग्रेस के अंदर आज की डेट में कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे के सारे नेता उनके साथ में हैं। आप अभी पिछले कुछ आंदोलन देख लीजिए या जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, घर चलो घर घर चलो और हमारा जन जागरण अभियान, सब में साथ एक साथ होकर सब लोग चले। अब गुटबाजी की बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए तो करती है, पर कभी इसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर कितनी भाजपा है? एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक बीडी शर्मा भाजपा और एक इंदौर के जो बैठे हुए हैं। लेकिन रजावत जी, रिजल्ट कितनी भी भाजपा हो भाजपा के अंदर, लेकिन रिजल्ट तो दे रही ना। सूबे पे तो काबिज है। देश के 18 राज्यों में अगर हम देखें, 18 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी रूल्ड वो 18 राज्य हैं। देश में केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वो बीजेपी की है। आप अपने घर की बात भी नहीं संभाल पाते हैं। इतनी उठापटक अच्छी खासी सरकार चल रही थी। अगर थोड़ा बहुत नानुकुल वाली चीज थी, मान मनोबल कर लिया जाता तो शायद जनता पे टैक्स का बोझ भी नहीं पड़ता ना। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नानुकुल और थोड़ी बात मान ली जाती। माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोला था कि मैं जिद और गलत कामों के आगे झुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा था मैं रोडों पे आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप रोडों पे आ जाइए। सिंधिया जी रोड पे आके अब वापस महल में आ गए और बंगला मिल गया। पर क्या वो जनता की आवाज के लिए आए क्या? उनकी जितने भी आप कार्यकाल उनका उठा के देख लीजिएगा डाटा, उनने जिद्द में अपने मंत्री बनवाए, निगम के अंदर अपने बनवाए, युवा मोर्चा में अपने बनवाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो मूल भारतीय जनता पार्टी थी वो जाके अपने अपने घर बैठ गई है। संघ के लोग हमारे चंबल क्षेत्र में घर बैठ गए। अगर महल में आप धोख लगाएंगे तो आपको आगे टिकट मिलेगी, आपको पद मिलेगा। आप देखिए जो कांग्रेस में जो सिंधिया नामक दीमक थी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जो अब उनको चाटने में लगी है। और आप 23 के चुनाव में देख लीजिएगा, आने अभी मुरलीधर जी जो आए हैं वो क्यों आए हैं? जब उनको सर्वे रिपोर्ट कराई गई तो उनको मालूम चला कि 70 से 80 के करीब इनके विधायक तो हार रहे हैं। सर्वे में आया है। आपके सर्वे में क्या आया है? आप अपना सर्वे बताइए, आपके मौजूदा विधायकों की क्या स्थिति है? देखिए हमारा इससे पहले जब पैकेज चल रहा था, पैकेज के वक्त श्रीनिवास बीवी राव स्टेटमेंट देते हैं स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में। वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि बुलडोजर बेरोजगारी पर कब चलेगा, महंगाई पर कब चलेगा। आपको पता है जहां पे जिस प्रदेश में आपका चिंतन शिविर होने जा रहा है, कल से जिसकी शुरुआत हो रही है, उस प्रदेश के हजारों की तादाद में 28,000 की तादाद में CHA नर्सिंग कैडर के लोग जो वहां पे काम करते थे उनको एक झटके में निकाल दिया गया। वो वहां पे जयपुर में यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो जाए। रीट को लेकर क्या मामला है, रीट L2 बहाल किए जाने को लेकर भी तमाम हैशटैग चल रहे हैं।
उसमें भी अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आपको पता है कि युवा जब वोट करता है तो फिर किन मुद्दों के आधार पर वोट करता है? आप लोग स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं सर? फिर वहां पे CHA भी परेशान है, रीट वाले भी, तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन आप खुद नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल आप भाजपा से कर रहे हैं। देखिए रस्ती, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सिर्फ राजस्थान के, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिएगा। जिस समय 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चलिए वो नहीं दी, पर जब किसी केंद्र सरकार का दायित्व बनता है राज्य सरकार को उसका हक देने का, 60% राशि केंद्र सरकार देती है, 40% राशि राज्य सरकार देती है। किसी भी संस्थान हो, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें केंद्र सरकार से 60% आती है। क्या कारण है कि जहां पे मध्य प्रदेश, क्षमा चाहता हूं, जिस हिंदुस्तान के अंदर 2-3 जगह कांग्रेस की सरकार है, उनके संग भेदभाव किया जा रहा है। जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, जब हमारे पास केंद्र से पैसा नहीं आएगा, और उस मजबूरी में मुख्यमंत्री फिर भी कैसे भी करके हमारे उस राजस्थान सरकार को कैसे भी करके चला रहे हैं। आप देखिएगा आज मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं। बैकलॉग की जो भर्तियां थी वो भरी नहीं जा रही हैं, आज ओवरएज होते जा रहे हैं। और दूसरा, आउटसोर्सिंग से आप है ना लोगों को लेके, स्टाफ को लेके आप लगा रहे हैं, और आप GST का हमारा 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से मांग नहीं रहे। 28 हमारे सांसद हैं। आप देखिए किस प्रकार से अभी स्वास्थ्य मिशन योजना भी चालू की है माननीय मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के ने, और उसी को तहत देखते हुए आप देखिए बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग है ना उस सारी भर्तियों को पूर्णतः पूरी करके। तो आप ये कह रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पे कि जिन 28,000 CHA जो कर्मी हैं, जिनको एक ही साइन के चलते हटा दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया, उनकी बहाली हो जाएगी? अवश्य रूप से उसमें हाईकमान ने संज्ञान लिया है और उसमें निर्देशित किया है। आपको है ना चिंतन शिविर के बाद आपको इसमें बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, वाकई में देखते हैं कितनी अच्छी खबर ये चिंतन शिविर के जरिए देखने को मिलेगी, क्योंकि 13 तारीख से चिंतन शिविर है और ये तमाम 28,000 लोग वहाँ चिंतन शिविर में ही उदयपुर में आप लोगों का घेराव करने की तैयारी में हैं। अमित जी, लगातार हम देख रहे हैं कि मैं देख रही थी कि जब मैं सवाल कर रही थी तो आपको मतलब फील गुड हो रहा था कि हाँ सवाल हो रहे हैं। आपकी भी सरकार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था लेकिन नहीं दिए गए। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में अगर हम बात करते तो सीधे 62,000 लोगों को एक क्लिक में उनको भी नौकरी से हटा दिया गया है। आप बताइए, रोजगार और महंगाई को लेकर आपकी पार्टी का आखिर स्टैंड क्या है? चुनाव दर चुनाव आप राज्य आप जीतते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है। देखिए, अगर जनता के लिए स्थिति नकारात्मक होती है तो जनता किसी भी सरकार को चुनती नहीं है। तो जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई नापी जाती है महंगाई दर से, और 2008 से लेकर के 14 की महंगाई दर औसत देखें तो 12% हमको मिलेगी, और मोदी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में औसत महंगाई दर देखें तो 6.5% मिलेगी। ठीक है। पेट्रोल और डीजल के भाव कुछ बढ़े जरूर हैं, उस पर भी अभी एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही वैट जो है वो ज्यादा लिया जा रहा है, और ऐसे कई राज्य हैं जहां भाजपा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में 32 रुपए प्रति लीटर लिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में 16 रुपए प्रति लीटर वैट लिया जाता है, राजस्थान में 30 रुपया लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में 24 रुपए लिया जाता है, हमारे भाजपा शासित राज्यों में 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए। ये बड़ा विस्तार का विषय हो जाएगा। तो महंगाई की दर काबू करने के लिए सरकार काम करती है, और इसीलिए महंगाई दर औसत कम भी हो रही है। पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर है? यहाँ पर वैट जो है वो 24% है और सेस अलग है। नहीं सर, पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर है छत्तीसगढ़ में? लगभग 112 रुपए। 112 रुपए। आपको पता है मध्य प्रदेश में 118 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, आप देखिए ना, यूपी में देखिए कितना है। सर देखिए, आप बाकी भाजपा के राज्यों में मध्य प्रदेश में कौन रूल कर रहा है सर? बीजेपी रूल मैं कर तो रही है। 5 राज्य, मैं आपको अभी 5 राज्य बता देता हूँ भाजपा के। आपने उन राज्यों में, आपने एक राज्य बताया ना, आपने महाराष्ट्र का 5 राज्य भाजपा के बता देता हूं। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तो मुझे लगा कि मैं आपको मध्य प्रदेश के हालात बताती चलूं। मुझे आपत्ति नहीं है आपके पूछने से। मैं आपको 5 राज्य ऐसे बता दूंगा, 5 राज्य कांग्रेस के बताऊंगा, 5 भाजपा के। भाजपा के
जो 5 राज्य हैं उसमें वैट आधा है, उसकी भी तो गणना होनी चाहिए। एक मध्य प्रदेश में ठीक है, और मध्य प्रदेश ने भी 21 नवंबर को 7 रुपए प्रति लीटर की छूट दी है, तो नवंबर में दे दी, अभी मई है, ठीक है, कुछ समय और बीतेगा, लगेगा तो फिर छूट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम तुलना करेंगे भाजपा शासित राज्यों में, कांग्रेस के जो राज्य हैं उनसे बहुत कम है, या कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के भी जो राज्य हैं उससे कम है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ और मुद्दे छत्तीसगढ़ से संबंधित चर्चा में आए उसका जवाब देना चाह रहा था। सबसे पहले कि भाजपा विपक्ष के तौर पर कैसी है इसकी चर्चा हुई। विपक्ष का काम पहला विधानसभा में होता है। विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगाए हैं। संख्या हमारी कम है लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न सबसे ज्यादा हमने लगाए हैं। जहां तक सड़क पर प्रदर्शन की बात आती है, हमने प्रदर्शन किए हैं, और इन प्रदर्शनों से डर करके अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में, शायद आप लोग को जानकारी है कि यहाँ पर प्रदर्शनों पर एक प्रकार से रोक लगा दी है। 19 ऐसे बिंदु डाले गए हैं जो पॉसिबल नहीं है, और जो हमारा धरना स्थल शहर में था उसको 26 किलोमीटर दूर कर लिया है, तो इस पे भी लड़ाई हमारी चल रही है। यहाँ पर प्रदर्शन करने पर ही बैन लगा दिया, इतनी सरकार डर गई है। तीसरा, अगर हम सड़क और विधानसभा में भी नहीं कुछ कर पाते तो कोर्ट जाना होता है। अभी एक संवेदनशील विषय पर, झीरम घाटी हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वो कोर्ट पर गए। कोर्ट ने सरकार को गलत ठहराकर झीरम घाटी के SIT आयोग पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, सड़क में, कोर्ट में जनता के लिए लड़ रही है। अब के राज्य सरकार के हिंदुत्व के विषय पे बात हुई, कांग्रेस हिंदुत्ववादी हो गई या मुद्दा छीन लिया भाजपा से, तो सभी को पता है कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था तब वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे जिन्होंने भगवा ध्वज को एक स्थान से हटाया, वो वहां तलवारें लहरा रहे थे, पुलिस के साथ थे वो। और जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के हों या आम जनता हो, हिंदू समाज ने जिन्होंने भी इसका विरोध किया, उन सबको 3-3 महीने गलत धाराएं लगा करके जेल में ठूस दिया गया। ये कवर्धा का मामला छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है, और ये कांग्रेस को भी पता है कि उन्होंने गलत किया। इसीलिए खैरागढ़ का उपचुनाव हुआ अभी, खैरागढ़ और कवर्धा लगा हुआ क्षेत्र है, तो कवर्धा के जो अल्पसंख्यक समाज के कांग्रेस के विधायक हैं उनको खैरागढ़ में चुनाव प्रचार भी नहीं करने दिया गया। इतनी नाराजगी जनता की है यहाँ, तो कांग्रेस ने यहाँ भी तुष्टीकरण वाला काम किया है। तीसरा, सरकार के परफॉर्मेंस पे बात हुई राज्य सरकार के, तो भाजपा अगर कहेगी तो लगेगा विपक्ष है, बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात आपको बताता हूँ। TS सिंहदेव जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि कई वादे हमने पूरे नहीं किए हैं, और अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो जनता के बीच मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये TS सिंहदेव कह रहे हैं जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया। और अभी स्वास्थ्य मंत्री 2018 के चुनाव के वक्त जब डॉक्टर रमन सिंह दौरे पे निकलते थे तब उन्होंने भी मंच से कहा था, और जब वो जनता दरबार लगा रहे थे तब भी कहा था कि कुछ वक्त के लिए कमीशन खोरी को बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। स्थिति बेहद, मैं चुनौती देता हूँ, इस चीज को मैं चुनौती देता हूँ। ये सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, और कांग्रेस का ऑप्शन कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, बीजेपी का ऑप्शन कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, जिसका माइलेज लगातार बीजेपी को मिल रहा है, और इसी वजह से आप सत्ता में है। बेटर ट्रूथ इज दैट, ये है कि कांग्रेस के ऑप्शनल की ही वजह से आपको इतना माइलेज मिल रहा है। राम अवतार जी, वाकई में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस तरह से अमित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है पेट्रोल महंगाई दर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, इस वक्त कम है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से हर एक चीज में इजाफा होता जा रहा है। क्या ये वाकई में मायने नहीं रखता है राजनीतिक पार्टियों के लिए? आम जनता त्राहिमाम कर रही है, उसके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, रोजी रोटी। पिछले 4 चुनाव का अगर चुनाव विश्लेषण करेंगे और चुनाव के मुद्दे की बात करेंगे तो अब जो राजनीति बदल रही है, और राजनीति में अब जो धर्म के मुद्दे हैं वो खासकर उभर के आए, चाहे वो राष्ट्रवाद के मुद्दे हो, चाहे धर्म के मुद्दे हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, ये अब प्रभावकारी रह गए हैं। अब महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उछलते हैं
पर उन मुद्दों के को जवाब जिस तरह से होना चाहिए या वो मुद्दे पे नीचे तक जाना चाहिए था, वो अब नहीं दिख रहा है। इसलिए और बड़े आंदोलन, राजनीति में जो एक आंदोलन जो देखा जाता था जनता के लिए, जिस तरह से वो संघर्ष की भूमिका राजनीतिक दलों में, संगठनों में वो कमजोर होता जा रहा है। अब ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठ रहे हैं, तत्कालिक फायदे वाले मुद्दे उठ रहे हैं, या छूट दिया जाए और जीत लिया जाए, ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं और चुनावी प्रबंधन अब महत्वपूर्ण भूमिका में होता जा रहा है, ऐसे स्थितियों में जो आदमी का सोच है, नैतिकता है और विचारधारा है, और जिस तरह से जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय दिया जाए, इस तरह की बातें, जो एक नारा रहता है, ऊपर का दिखने का नारा कुछ अलग रहता है और चुनावी प्रबंधन एक अलग चीजें बनते जा रही धीरे धीरे। इसके कारण आम जनता को, जैसा आज कोरोना के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से लोगों को रोजगार के साधन कम हुए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, ऐसी स्थिति में महंगाई अपने सबसे ऊंचे स्थिति में जा रहा है, तो आदमी अपनी आवश्यकता कैसे पूरा करेगा, कैसी इच्छा पूरा करेगा, जीवन कैसे जिएगा। खासकर मध्यम और छोटा वर्ग है, उसके सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही है। आज रोटी कपड़ा मकान बोलते थे, जो गेहूं है उसकी कीमत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोटी मिलना मुश्किल है। मकान में 40 से 50% तक जो मूल्य बढ़ गए हैं, लागत मूल्य, वो सब सिर्फ 1 साल के भीतर है। तो रोटी कपड़ा और मकान अब बहुत ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो उसको सुलभ कैसे बना सकते हैं, कैसी कार्य योजना बनाई जाए, इन मुद्दों पे कितनी बहस हो और कितनी सार्थकता की बात हो और कितनी नैतिकता की बात हो और उसके आधार पर राजनीति चले, वो एक तरह से कमजोर होता जा रहा है। इसलिए जो चुनाव प्रबंधन के जरिए से, चुनाव तात्कालिक फायदे के मुद्दों से, जाति आधार पर ऐसे कई चीजें हैं जो लोगों को, राजनीतिक दलों को छूता जा रहा है और आम आदमी उससे परेशान हो रहा है। आम आदमी की समस्याएं हल नहीं हो रही है। मगर जो वोट है, वोट किससे मिलता है, एक महत्वपूर्ण बात ये भी उभरता जा रहा है कि वोट किस तरह के मुद्दे से, किस तरह की गतिविधियों से, किस तरह के काम से कैसे वोट मिलते हैं, उसके तरीके, इसमें जनता की भी भूमिका है। जनता, सब चीज हम नेताओं को या सब सरकार को नहीं बोल सकते। इसमें जनता क्या सोच रही, जनता की जागरूक होना जरूरी है। हम और आप बहस कर रहे हैं, बसों पे समझ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसका कितना स्वार्थ है। उसमें जनता को भी ये जगह समझ जाए कि जनता, सरकारें क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कितने हद तक सफल है। ये अगर विश्लेषण हो तो जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहता है चुनाव में, देने की जो प्रक्रिया है, वो एक नेता ये समझने लगा है कि चुनाव में इस तरह से जीता जा सकता है। ये सब चीजें ज्यादा प्रभावकारी नहीं है, इसलिए इस तरह की समस्याएं खड़ा हो रही है। बिल्कुल, वाकई में भूपेंद्र जी, जिस तरह से अभी कोर्ट का जिक्र यहाँ पे रामअवतार जी ने किया है कि कोर्ट जो भी आदेश देता, जो अपने ऑर्डर में कहता है, उस ऑर्डर को तो लोग पढ़ते भी नहीं है, राजनीतिक पार्टियां भी नहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी लाग लपेट के बातें इस तरह से की जाती हैं कि आम जनता को इन्फ्लुएंस किया जाए और किस तरह से जो उनके पॉलिटिकल माइलेज वाली चीजें हैं बस उनको भुनाने की कोशिश की जाए। और इसी के इर्द गिर्द ही हम देखते हैं कि पूरी राजनीति चलती रहती है। 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और आखिर के, जब चुनाव के आखिर वक्त में जनता को फिर से इन्फ्लुएंस किया जाता है और जनता फिर इन्फ्लुएंस होके वही काम करती है जो उसको नहीं करना चाहिए, चाहे उसी दल को चुन लेती है जिसको नहीं चुनना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। देखिए क्या है कि राजनीति की दिशा भावनात्मक इशू में हो गई है। पहले चरितार्थ जो होता था, व्यक्ति सोचता था एक सेवा के भाव से समाज के जो अंतिम प्रगति का व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति करते थे। अब तो इन्वेस्टमेंट वाला काम हो गया है कि हमने चुनाव के दौरान इन्वेस्ट किया, उसको 5 साल तक हम उसको किस तरह से करेंगे। बातें अच्छी होती हैं, हम भी देखते हैं कि अपराधीकरण किस तरह से बढ़ा है। अगर अपन राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 1992 में जब वैश्वीकरण आया और जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई
तो नरसिंह राव गवर्नमेंट में 40 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस तरह से पनिष्ट हुए थे, उसका कोर्ट का किस तरह से भाजपा ने फायदा उठाया था, और भाजपा फिर 1997 में आई उसके कारण। तो ये जो पहलू है, जो जागरूकता, अवेयरनेस के, उनने कई चीजें पहुंचाई जो जनता तक पहुंची। कोर्ट के डिसीजन अगर आप कहें तो वो जनता को जागरूक करने में बड़े सहायक हुए। लेकिन वर्तमान परिवेश में इस तरह से हो गया है कि कोई भी चीज जैसे महंगाई, रोजगार, किसान समस्या, युवाओं की समस्या, ये सब चीजें धूमिल होती चली जाती हैं। भावनात्मक इशू इस तरह से जुड़ गए हैं कि क्या बताएं, कभी धर्म जाति विशेष या कहीं क्षेत्रीय मुद्दे आ जाते हैं, जिसके कारण एक बड़ी विध्वस्त स्थिति आ रही है। लेकिन समाजीकरण का अगर हम उदाहरण देखें, अगर समाज स्वस्थ नहीं होगा तो अपराध का रेशो बढ़ता है, और जिसके कारण अपराध को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है। अच्छा, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपराध का एक शुद्धिकरण तो निश्चित रूप से एक जनरेट होगा, और उसको राजनीतिक लोग भी फायदा उठाते हैं, अपने लिए चुनाव में टाइम पे उठाते हैं, या धरना प्रदर्शन या विभिन्न प्रकार के जो उनके कार्य चलते हैं उनमें आता है। अब मुख्य मुद्दा ये है कि जो वर्तमान परिवेश में जिस तरह से राजनीति चल रही है, तो ये तो निश्चित बात है कि जैसे अब ये आप देखिए, जो सर्वेक्षण आया था तो 1500 करोड़ की भाजपा को फंडिंग हुई है, और 800 कुछ या 900 करोड़ के लगभग कांग्रेस की फंडिंग है जो भी। अब इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं के इतने बड़े लग्जरी से, अगर आप लोग संवाददाता लोग जो कवर करने जाते हैं, आप देखें उनका लग्जरियस कितना खर्चा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अब तो ये लगता है कि बीजेपी ज्यादा रिचनेस है, कहीं अभाव का कारण नहीं है, लेकिन शाब्दिक शब्दावली उनकी बड़ी अच्छी है, और जिस तरह से उनका जो बैकअप है कि पूर्णकालिक लोगों का लाना और उनकी पद्धति के अनुसार काम कराना, और जिसके कारण उनका अनुशासनात्मक बड़ा ही मजबूत है, और उसका फायदा लगातार मिलता जा रहा है। बिल्कुल उठता है। अब उनके यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय नेता है नहीं, अगर वो नगरीय चुनाव भी लड़ेंगे तो मोदी जी का फेस करेंगे, प्रधानमंत्री जी का। तो अगर हम तो कभी कभी कवरेज करने गए हैं, तो अगर निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं तो मोदी जी का कवरेज हो रहा है। तो ये क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी एक अच्छी भावना है। अच्छा, ये चीज कांग्रेस में क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में हम लंबे वक्त से देख रहे हैं, राजावत जी को जाहिर सी बात है ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही कर रही हूँ भूपेंद्र जी, कि जिस तरह से कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता। क्या वजह है? क्योंकि जो इमेज उनकी बना दी गई है, जिस तरह से डैमेज किया गया, उसको कंट्रोल ही नहीं किया गया है अब तक कांग्रेस की तरफ से। फिर हम अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के दौरों की भी बात करते हैं, तो वो भी मतलब सीमित तो बहुत दूर की बात है, दिखता ही नहीं है केंद्रीय नेतृत्व। रही सही कसर इनकी G23 भी पूरी कर देती है कि किस तरह से वहां के नेता किस तरह से बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हैं, सोनिया गांधी का कुछ स्टेटमेंट आता है, फिर गुलाम नबी आजाद कुछ कह देते हैं, फिर कपिल सिब्बल अलग से अपना एक नया राग अलाप देते हैं, जिसकी वजह से जनता ही नहीं समझ पा रही है कि आखिर यहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा है और किसकी बात पर भरोसा किया जाए। ये जो भरोसे वाली चीज है, ये कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, बहुत शार्प मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ बीजेपी और कांग्रेस में। देखिए, बीजेपी जो एक पार्टी है, वो एक विचारधाराएं दोनों की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विचारधारा के बिना कोई संगठन नहीं चल सकता। विचारधारा है, ये एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इसको एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता दिए जाते हैं। अभी सरसंचालक जी का एक विज्ञान भवन में दिल्ली में 2021 में एक आयोजन हुआ था, 15, 16, 17 ऐसे कुछ मुझे एग्जैक्ट याद। तो उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि आप बीजेपी को संगठन मंत्री देते हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं देते? तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया था कि कांग्रेस अगर मांगेगी तो हम कांग्रेस पे भी विचार करेंगे हमेशा। तो ये जो बात है ना कि जब संघ, जैसे लोगों का मानना है कि संघ बनाओ, संघ बीजेपी के, तो अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, वो खुद कांग्रेस के सचिव थे, सेवादल से आए। सुनिए, वो खुद सचिव थे और मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था। औरंगाबाद की उनने मैनेजमेंट किया है, लेकिन मुस्लिम लीग बनी, उसके कारण उनको लगा कि हिंदू की विचारधारा की, तो पहले एक विचारधारा ही कांग्रेस ही थी देश में।
लेकिन कांग्रेस व्यक्तिवाद की पूजा पे हो गई। अब आप अगर कांग्रेस बीजेपी का देखें तो बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी, एक नेता बड़े व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए इसका बड़ा उदाहरण देखिए, अगर प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पद होता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का होता है। कल्याण सिंह राम जन्मभूमि में एक बड़े यूनिक नेता बने थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो देखिए पार्टी के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई, 4 लोग उनके विधायक चुन के आए। आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उमा भारती ने 2003 में लीडिंग होकर मास लीडर बन के उन्होंने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चले। लेकिन संगठन में जब उनको अलग कर दिया तो संगठन के बाद चाहे प्रहलाद जी को आप देख लीजिए, बहुत से शंकर सिंह हुए गुजरात में। तो संगठन जिसके साथ लग जाता है तो उसके साथ उनको व्यक्ति बड़ा नहीं होने देते, लेकिन कांग्रेस के साथ जस्ट उल्टा है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। हाँ, नहीं व्यक्ति बड़ा तो होता ही है, साथ है ये इशू फुली पार्टी है। जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी मरी, इंदिरा गांधी का शहीद हुआ तो उसमें देखिए आप सबसे आज तक इतनी बड़ी मेजोरिटी कभी नहीं आई। राजीव गांधी राजनीति की ABCD नहीं जानते थे, उनको बनाया गया और वो देखिए आज के समय में गई। तो ये मुद्दे आते हैं, मुद्दे से हवा बनती है। कांग्रेस से मैं तो एक पत्रकार के रूप से आपको बताऊंगा कि इस तरह से हुए, लेकिन इस बीच को जो गैप बनने का था तो इन्होंने क्या किया कि संगठन जो कार्यकर्ताओं का जो है, कार्यकर्ता इनके पास भी हैं, लेकिन क्या हो गया कि कार्यकर्ता इतने रेस्ट्रिक्टेड नहीं इतने VIP बन गए कि आन करता तो नेताओं से मिलने का तो सत्ता, इनने कहा सत्ता हमसे जाएगी कहां। लेकिन ये जो रुख देखना चाहिए तो आज उनको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ रही। दूसरी बात क्या है कि जो शीर्षक नेता आपने जो कहा कि राहुल गांधी जब उनको प्रियंका जी को उतारना था तो उनको लॉन्च करने में इन्हें देरी कर दी। अब प्रियंका जी को लॉन्च कर भी देंगे तो प्रियंका जी मेरे ख्याल से अब वो नहीं चल मेरा ये मानना, क्योंकि भविष्य में कुछ राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का जो परिणाम आपने बताया कि राहुल गांधी जी को बढ़ने, सोशल मीडिया में इतना कमेंट्स हुआ इनके बारे में, मीडिया के बारे में इतना कहाँ मतलब कोई सीख ले पाते हैं। रजावत जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि कांग्रेस में G ग्रुप बन गया है, ये तो आप भी जानते हैं, और जो परसेप्शन जो बना हुआ है वो जनता को भी पता है, वो आपको भी पता है। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस के यूथ विंग का जो पावर शो देखा है, क्या वाकई में इस पावर शो से कुछ हालात बदलेंगे या एज इट इज वो ही रहेगा जो हमें हमेशा अमूमन देखने को मिलता है? गौरी जी, मैंने भूपेंद्र जी को भी बड़ा धैर्यपूर्वक सुना और उनकी कई चीजों से मैं सहमत हूँ, कई चीजों से मैं असहमत हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की भी बात करी उन्होंने और संघ संचालक जी की भी बात करी। मैं आज उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी बैनर चल रहा है कि आज जिधर देखो घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर जगह पे ये लग रहा है कि भाजपा को तो घर बैठा तो मोदी जी हैं, बीजेपी है तो मोदी जी हैं। मेरी बात सुनिए आप। पहली बात तो हमारे दो की सरकार रह गई, कैडर पूरा खत्म हो गया है, संघ की सुनी नहीं जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो सीधे मैं आपको मैं कांग्रेस की भी बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी तो सीधे गांधी पार्टी मतलब गांधी फैमिली ही कांग्रेस पार्टी है। और गांधी फैमिली क्या है? चलिए आप बताइए, गांधी फैमिली क्या है? गांधी फैमिली से आगे आप लोग बढ़ ही नहीं पा रहे। अगर इतना है तो आप, अगर इतना है तो सीताराम केसरी के बाद कोई और दूसरा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपको दूसरी चीज ये है कि भाई इतना अगर ये परसेप्शन आप तोड़ दें जनता का, बीजेपी का भी ये परसेप्शन तोड़ दें, तो उससे आप मुद्दा ले लेंगे, आप बना दीजिए ना किसी और। चलिए आपको इसका भी जवाब देता हूं। शिविर हो रहा है, पीके ने, प्रशांत किशोर ने जिन चीजों को लेके मंथन करते हुए अपनी चिंता जाहिर की थी, क्या उस पर भी इस चिंतन शिविर में क्या मंथन होगा? दे दीजिए जवाब। जब गांधी जी ने 3 अपने स्लोगन दिए थे, सत्य, अहिंसा और सर्वोदर, उस समय पे नाथूराम गॉडसे ने 3 गोली मारी थी इन 3 चीजों को, सत्य को दबाने के लिए। और गांधी जी के बाद 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। उस संविधान की हत्या करने के लिए इनके गुरु गोलवलकर जी ने जो किताब लिखी, उसमें जो जो चीज लिखी है वो आज एक एक चीज चरितार्थ हो रही है। और उसके पीछे एक रीजन है, सबसे बड़ा कारण है गांधी जी को रिप्लेस करना या गांधी परिवार को कांग्रेस से रिप्लेस करना। इसका मतलब यह भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, सुनिए, कांग्रेस मतलब संविधान, संविधान मतलब कांग्रेस की विचारधारा है, कोई पार्टी नहीं है जिसने अपनी विचारधारा से संविधान बनाया है। ऐसा नहीं है। गौरी जी सुनिए, पहले आपकी मैंने सुनी, आप मेरी सुनिए। मैं सुन रही हूँ, आप पहले मेरी सुनिए। बोलिए। संघ का एक ही मुद्दा है कि किसी भी प्रकार से गांधी परिवार को समाप्त किया जाए, क्योंकि गांधी परिवार से आज सादत दी है। इंदिरा जी ने अपनी छाती पे गोलियां खाई हैं और राजीव जी के चिथड़े उड़े,
उसके बाद जाके इस देश की जनता को हमने मूलभूत सुविधाएं दी हैं। 70 साल में क्या किया ये दुनिया जानती है। जिस दिन गांधी परिवार हट जाएगा कांग्रेस से, इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने आप को शहीद बताना, अपने आप को क्रांतिकारी बताना, और नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देके और गांधी जी का रिप्लेसमेंट कर देंगे। ये इनका सिर्फ एक ही कारण है कि आज गांधी परिवार है तो कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस से जिस दिन गांधी परिवार हट गया कांग्रेस को समाप्त कर देगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। महात्मा गांधी जी ने ही कांग्रेस को भंग किया था। उसके बाद पुनः कांग्रेस स्थापित की कामराज जी के द्वारा। कामराज जी के बाद फिर कांग्रेस आई बनी और वो पुनः कांग्रेस चल रही है आज भी। क्या ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी से हटा दीजिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही नेतृत्व किसी और को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीन के ही इर्द गिर्द तमाम चीजें घूम रही हैं। जब CWC के समस्त लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो संघ को क्यों ऑब्जेक्शन हो रही है? भाजपा की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे आप अपना देखिए ना, आप अपना देखिए। जब दो लोगों ने आपकी भाजपा पे पूरा काबिज करके आपके जो संस्थापक थे उनको मंच से आगे की कुर्सी से उठा के आडवाणी जी को पीछे बैठा दिया, उसके बाद सीधे घर ले जाके बैठा दिया। बहुत संक्षेप में 2023 का नेतृत्व कौन करेगा? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? रमन सिंह के चेहरे पे या पार्टी में चेहरे में कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत संक्षेप में, वक्त का अभाव। विकास के मुद्दे पर, मोदी जी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये जो आरोप बीजेपी पे लगा रहे थे कि बीजेपी के पेट में दर्द है गांधी परिवार, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को आप अगले 15 साल के लिए प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हीं को अध्यक्ष बनाइए। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ। ठीक है, बहुत संक्षेप में राम अवतार जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, भाजपा के साथ संघ है, ये उसकी मजबूती है, और कांग्रेस को ये जनता की भावनाओं के अनुरूप चलना होगा। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए, एक समय देखते थे कि साइंस विषय लेने के लिए छात्रों में होड़ लगी रहती थी, मगर अब साइंस विषय लेने वाले बहुत कम हो गए। तो समय बदलते रहता है, और समय के हिसाब से ढलना होगा चलिए ना। समय के हिसाब से चलना होगा, चलेंगे तो एक लाइन में, बहुत संक्षेप में भूपेंद्र जी, एक लाइन में। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पहले से अच्छी स्थिति में है। हाँ। और बीजेपी को अच्छा फाइट देगी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे यहाँ पे हो मध्य प्रदेश। हाँ। और यहाँ, लेकिन राजस्थान की जो पृष्ठभूमि थी, हाँ। वहाँ 5 वर्ष में आती रहती थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए सरल चुनाव नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। राजावत जी, अच्छी बात तो आपको यहाँ पे भूपेंद्र जी की लगी होगी, क्योंकि टफ फाइट तो आप देंगे, लेकिन 2023 में किसके चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? स्वाभाविक है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मैं आप जो एक बात पूछ रही थी, मैं उसका भी आपको पटाक्षेप कर देता हूं कि माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा एक संगठन काम कर रहा है बिहाइंड द कर्टन। आने वाले 10 साल के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी से और RSS से बड़ा संगठन आपको देखने को मिल जाएगा। 3 साल के अंदर आपको कैडर दिखेगा। इसके लिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए राजावत जी, भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, रामोदास जी आपका भी शुक्रिया, और अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देश में जिस तरह से हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति है, और ऐसे में कांग्रेस अब एक बार फिर से चिंतन शिविर के जरिए चिंतन करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर शिविर कांग्रेस का चौथा चिंतन शिविर है, और इससे पहले इन 8 सालों में 1998 में पचमढ़ी, 2003 में शिमला और 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किए जा चुके थे, और इस शिविर के ही जरिए कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बीजेपी भी केंद्र के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार फिर से सरकार बनाने की जद्दोजहद पर फोकस कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि ओबीसी वोटर्स का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। फिलहाल आज जनता मांगे जवाब में मेरे साथ इतना ही। मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार। भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल is